Hello, welcome to Get Academy Plus. So today we are going to discuss the numericals on the equivalent circuit of cylindrical rotor alternator. In the last lecture we discussed about the concept of the cylindrical rotor alternator equivalent circuit. In that lecture we discussed about the different parameters, the values of the different per phase circuit parameters like EF, ER, VT, IA, XAR, XAL, armature resistance, different angle, internal power factor angle, load angle, torque angle, power factor angle. We discuss about all these things. Then we discuss about the phasor diagrams, phasor diagrams of the cylindrical rotor alternator at unity power factor, at lagging power factor, at leading power factor. So the different kinds of discussion and the different types of things were discussed in the last lecture. Actually now in this particular lecture I have taken a question number 1 which is going to be totally based on the power factor, totally based on the phasor diagram. क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं डायरेक्टली डेटा दे देते हैं, उस डेटा को मैनिपुलेट करके प्लस माइनस वगैरह कैलकुलेशन करके वो करके आपका आंसर आ जाता है. लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैंने इसको इसके लिए सेलेक्ट किया. अगर आपका मैं कह सकता हूँ कि फेजर डायग्राम का अप्रोच अगर आपका सही नहीं है तो आपको क्वेश्चन बने ही नहीं पाएगा आपसे. इसके लिए मैं लास्ट लेक्चर में इतना धीरे धीरे फेजर डायग्राम्स या जो भी कुछ डायग्राम्स होती है इसके लिए निकालता हूँ, क्योंकि बेटा आपको एक बार अगर अच्छे से चीज़ क्लियर है ना, गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी सारी चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाओगी. उस टाइम पे मतलब मैं तो देखा नहीं हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं कि नहीं ऐसा, लेकिन मैं जो जिनको प्रोजेक्ट करके पीछे जो मतलब उनको जो मैं एक एक्चुअल फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दी उसके जितने भी पैरामीटर्स थे मैं पीछे ड्रॉ करके बताता था. तो उस टाइम पे मैं आपको दो चीज़ें बताता था कि आपको आप इसको इस तरीके से बना सकते, उस तरीके से बना सकते थे. और मैंने आपको उस टाइम पे बोला था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जिनको आपको उल्टे अप्रोच से जाना पड़ेगा. तो सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए लिया और उसको देखना मैं 2 अलग अलग अप्रोचेस से कैसे बता सकता हूँ. लेकिन मैं जो बनाऊंगा मैं बस आपको बता दूंगा कि पहले इसका ट्रिक ऐसा होगा, बाकी पूरे के पूरे जो उल्टे अप्रोचेस रहेंगे मैं कह सकता हूँ कि रिवर्स डायरेक्शन में जो पूछेगा वो मैं बनाऊंगा. जो फॉरवर्ड डायरेक्शन रहेगा उसके लिए आप जाना, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना आसान है, उतना रिवर्स में इतना आसान नहीं है. रिवर्स में थोड़ा उल्टे मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जाके उसको बनाना होता है. देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपके लिए लिया है बेटा. क्वेश्चन में 1 क्या देखिए बोला क्या उसने, सिंक्रोनस जनरेटर ऑन लोड, क्या बोल रहा हूं मैं, सिंक्रोनस जनरेटर ऑन लोड टेक्स आर्मेचर करंट एट लीडिंग पावर फैक्टर. सबसे इंपॉर्टेंट, मैं उसको लैगिंग भी ले सकता था, इसके बाद में लैगिंग भी लूंगा, लेकिन सेम चीजें मैं उसमें पूछूंगा. देखना बहुत मजा आएगा आपको. लीडिंग इसके लिए क्योंकि इसमें देखना कि मैंने उस टाइम पे बोला था आपको कि कुछ लोग होते हैं कि जो उनका ये वाला जो कंसेप्ट होता है फेजर डायग्राम का, लीडिंग के लिए थोड़े वो मतलब कि प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन देखना अपन उसको बहुत अच्छे से सावधानी से अपन उसको सॉल्व करेंगे. सिंक्रोनस जनरेटर ऑन लोड takes armature current at a leading power factor. It takes what? Armature current at leading power factor at angle phi, leading power factor angle phi. Its leakage impedance, देखिए बोला क्या उसने, लीकेज इंपिडेंस मतलब क्या XAL. आप समझ में आ रहा है, देखिए हर एक बात का कितना यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो रहा है. इस लीकेज इंपिडेंस मतलब इंपिडेंस बोला है RA plus J times of XL, उसको क्या बोला है उसने, इज assumed to be negligible. It means what? It is 0. समझ में आ की बात. Calculate the values of the following angles या फॉलोइंग एंगल ऐसा उसने पूछा है. एक्चुअल एंगल्स होने चाहिए. देखिए उसने बोला क्या है, उसने बोला एंगल बिटवीन एयर गैप एक्साइटेशन EMF एंड आर्मेचर MMF. एयर गैप एक्साइटेशन बोल दिया मतलब क्या, यहाँ पे एक्साइटेशन EMF जो था उसके करस्पॉन्डिंग जो MMF आता है उसके बाद चल रहे हैं. एयर गैप क्यों, क्योंकि वो इंटरनल क्वांटिटी है तो एयर गैप में हुई. ठीक है. उसके बाद में बात करो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट MMF में जो ER निकालता था ना, ER की करस्पॉन्डिंग जो आएगा इज व्हाट ER इज इक्वल टू व्हाट. मैंने आपको बोला था कि जो ER जो होता है दैट कंप्राइजेस ऑफ द 2 डिफरेंट वोल्टेज कंपोनेंट्स, वोल्टेज कंपोनेंट और एक्साइटेशन वोल्टेज या वोल्टेज जनरेटेड ड्यू टू द एक्साइटेशन EMF एंड वोल्टेज जनरेटेड ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन EMF. ऐसा उस टाइम पे मैं बोला था आपको. आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज है, आर्मेचर रिएक्शन EMF, ऐसा उस टाइम पे मैंने बोला था. एंगल बिटवीन द एक्साइटेशन EF एक्साइटेशन EMF EF एंड रिजल्टेंट MMF FR, इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है. आगे उसने पूछा कि एंगल बिटवीन द एयर गैप EMF एंड एयर गैप एक्साइटेशन EMF. एंगल बिटवीन एयर गैप EMF मतलब ER एंड एयर गैप एक्साइटेशन EMF मतलब क्या EF, इन दोनों के बीच में एंगल पूछ रहा है. सबसे पहले देखिए आपको उसने जो डेटा गिवन है उसमें से कुछ चीज़ें ऐसे कि जो आपको अच्छे से पता है या नहीं है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं उसको एक बार फिर से डिक्टेट करके बता देता हूँ आपको कि किसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे एयर गैप वाली चीज़ें आ रही तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं. तो देखिए सबसे पहले गिवन देख लेते कि गिवन क्या है. गिवन उसने आपको क्या दिया, एक सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस जनरेटर दिया. मैंने हेडिंग में लिखा है कि दिस न्यूमेरिकल्स विल बी बेस्ड ऑन व्हाट, सिलेंड्रिकल रोटर जनरेटर. सो आपको क्या दिया है, सिलेंड्रिकल. इसको और क्या नाम बोला जा सकता है, क्या नाम बोल सकते हैं उसको, नॉन सैलिएंट पोल. ठीक है, सिलेंड्रिकल या नॉन सैलिएंट पोल्स अल्टरनेटर, सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर.
सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर। ठीक है बेटा, आगे उसने क्या बोला है, पावर फैक्टर का नेचर उसने कैसा बोला है, लीडिंग टाइप का बोला है। सो पावर फैक्टर विल बी व्हाट, लीडिंग। सो कॉस फाई क्या होगा आपके पास, कॉस फाई कोमा पावर फैक्टर विल बी व्हाट, लीडिंग नेचर का होगा। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है, इट्स लीकेज इंपेडेंस इज अज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल। जेड एल इज इक्वल्स टू व्हाट, आर ए प्लस व्हाट जे टाइम्स ऑफ एक्सएल। ये क्या है, जीरो बना दीजिएगा उसको, नेग्लिजिबल मतलब क्या, ठीक है, जीरो भी बनाए तो भी चल जाएगा, नेग्लिजिबल है तो उसको दिखाई नहीं सकते ना। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, नेग्लिजिबल। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट एंगल्स, एंगल बिटवीन द एयर गैप एक्साइटेशन ई एम एम एफ। देखिए अब एयर गैप एक्साइटेशन एम एम एफ का मतलब क्या, उसको तुम क्या बोलोगे, एयर गैप एक्साइटेशन एम एम एफ मतलब क्या, एफ एफ। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट एयर गैप एक्साइटेशन एम एम एफ। तो आपको ये नोटेशंस बता रहा है कि किसका मतलब क्या है भाई। ठीक है, एंड आर्मेचर एम एम एफ तो आपको पता है। ठीक है, मैं फिर भी उसको लिख देता हूँ एफ ए। ठीक है, आर्मेचर एम एम एफ, आर्मेचर एम एम एफ। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ई एम एम एफ, एफ आर को क्या बोलोगे, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, रिजल्टेंट एम एम एफ। आर्मेचर एम एम एफ को क्या बोलोगे, वही है। ठीक है, एंगल बिटवीन एक्साइटेशन ई एम एफ, एयर गैप एक्साइटेशन ई एम एफ बोलेगा या डायरेक्टली क्या बोलेगा, एक्साइटेशन एम एम एफ। मेरे इसमें क्या लिखा है उसने एक्साइटेशन ई एम एफ बोला है उसने। ठीक है, एक्साइटेशन ई एम एफ का भी मतलब वही है और एयर गैप एक्साइटेशन ई एम एफ का भी मतलब वही है। सो तुम उसको क्या बोलोगे, ठीक है, उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं, एयर गैप बिटवीन एयर गैप एक्साइटेशन ई एम एफ, एयर गैप ई एम एफ एंड एयर गैप एक्साइटेशन ई एम एफ। अब जो एयर गैप ई एम एफ जो रहेगा ना, सिर्फ एयर गैप बोला, एक्साइटेशन बोला नहीं है। ठीक है, मैं चाहे तो ये वाली टर्म लिख देता हूँ, दिस ई आर इज नथिंग बट व्हाट, एयर गैप ई एम एफ, एंड ई एफ इज व्हाट, एयर गैप एक्साइटेशन ई एम एफ। क्या बोला उसने, एयर गैप एक्साइटेशन। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से पूरा भी बेसिक क्लियर है। अब डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा और फेजर डायग्राम से देखना अपन उसके पूरा का पूरा एनालिसिस करके उसके सारे पैरामीटर्स अपन वहां से फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे उसको फाइंड करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए बेटा, मैं यहाँ पे इसके पहले जो ड्रॉ किया था उसमें मैंने जो कंसिडर किया था, क्या बोलते हैं कि रेफरेंस क्या लिया था मैंने, वोल्टेज लिया था, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा सबसे पहले, फेजर डायग्राम एट लीडिंग पावर फैक्टर। क्या, फेजर डायग्राम at leading power factor, at leading power factor। ठीक है, इस टाइप से तो करते हैं फिर स्टार्ट। दिस इज वी टी। ठीक है, वी टी पावर फैक्टर कैसा आपके पास, लीडिंग नेचर का है। अगर पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का तो करंट क्या करेगी भाई, उसको लीड करेगी। कितने एंगल से, 5 एंगल से लीड करेगी। ठीक है, तो ये करंट मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, इस टाइप से। अब इक्विवेलेंट सर्किट थोड़ा इधर देख लीजिएगा। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या दिखाते अपन, यहाँ पे दिखाते थे एक्स ए आर, दिस इज आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, देन दिस इज एक्स ए एल, और यहाँ पे आपके पास लोड या टर्मिनल वोल्टेज जो दिखाना है। ठीक है, लोड दिखा रहा हूँ मैं। दिस इज वी टी, दिस इज जे टाइम्स ऑफ एक्स ए, डायरेक्टली एल लिखता हूँ मैं, एक्स से थोड़ी ना लिखना पड़ेगा। दिस इज आर ए, दिस इज व्हाट, जे टाइम्स ऑफ एक्स ए आर, दिस इज ई एफ एट एन एंगल ऑफ डेल। इस टाइप से लिखते थे। ठीक है, यहाँ से जो करंट जा रही है आपके पास, करंट कौन सी है, दिस इज आर्मेचर करंट आई ए। ठीक है, तो जो ई एफ का जो वैल्यू आता था डेट वाज इक्वल्स टू ई एफ एट एन एंगल डेल इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू वी टी एट एन एंगल 0 प्लस आई ए आर ए प्लस जे टाइम्स ऑफ आई ए एक्स एल प्लस व्हाट, एक्स ए आर, एक्स एल प्लस व्हाट, एक्स ए आर, इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद ई आर का जो वैल्यू आता था, ई आर क्या होता था, ई आर इज इक्वल्स टू वी टी एट एन एंगल 0 प्लस व्हाट, आई ए आर ए।
क्या आई ए आर ए प्लस जे टाइम्स ऑफ आई ए एक्सएल इस टाइप से आता था। अब उसने बोल क्या दिया, अब उसने बोल दिया है कि जेड एल इज इक्वल्स टू आर ए प्लस वॉट जे टाइम्स ऑफ एक्सएल दिस इज इक्वल्स टू वॉट जीरो है नेग्लिजिबल। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसको तुम्हें लेना नहीं है, इसको भी तुम्हें क्या करना है, लेना नहीं है, मतलब कंसिडर ही नहीं करना है। ठीक है, तो आपके पास जो ई एफ डेल का जो वैल्यू आएगा, अभी ई एफ एट एन एंगल डेल का जो वैल्यू आएगा, इसमें तो ये लेना नहीं मुझे और ए भी लेना नहीं, तो क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी वी टी एट एन एंगल जीरो प्लस जे टाइम्स ऑफ आई ए एक्स ए आर दिस इज इक्वल्स टू वी टी प्लस जे टाइम्स ऑफ आई ए एक्स ए आर। ठीक है, बहुत ही आसान आ गया अभी। उसके बाद ई आर का अगर मैं वैल्यू पूछूँ तो देखिए ई आर क्या बन जाएगा, ई आर इज इक्वल्स टू, मुझे एक बात बोले, वी टी एट एन एंगल जीरो प्लस आई ए आर ए और प्लस वॉट जे टाइम्स ऑफ, ये जे थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा होगा, प्लस जे टाइम्स ऑफ आई ए एक्सएल। इसमें तो देखिए ये पूरा का पूरा टर्म उसने गायब कर दिया क्योंकि उसने बोला कि आर ए प्लस जे एक्सएल इज जीरो। सो आपके पास जो ई आर का वैल्यू आएगा डेट विल वॉट वी टी के बराबर आएगा, क्या आएगा, वी टी के बराबर आएगा। इसके पहले अगर यार आपको अगर याद आ रहा है ना, तो मैं जब समझा रहा था कंसेप्ट उस टाइम पे भी मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी थी। अगर आई ए को अगर जीरो बना दिया क्या हो जाएगा, आर ए प्लस जे एक्सएल को अगर उसने जीरो बना दिया तो क्या होगा, ये तो इसके पहले मैं बता दिया था। उस टाइम पे मैंने बोला था कि ई आर एंड वी टी बोथ विल बी इन वॉट इन फेस, ऐसा भी मैं उस टाइम पे बोला था। तो सेम कंसेप्ट के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर वी टी आ गया तो मुझे एक बात बोलेगा, ई आर भी कहाँ पे आ जाएगा, ई वी टी और ई आर दोनों तो सेम ही हो जाएंगे, वी टी इज इक्वल्स टू वॉट ई आर उसके बराबर आ जाएगा बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके पहले अपन दिखाते थे आई ए आर ए का ड्रॉप दिखाते थे, तब तो आई आर ए का ड्रॉप है ही नहीं, मुझे बस क्या दिखाना है, वी टी प्लस जे टाइम्स ऑफ वॉट आई जे टाइम्स ऑफ आई ए और एक्स ए आर ए दिखाना है। तो मतलब क्या, यहाँ से बस नॉर्मल मुझे पता करना पड़ेगा, क्या नॉर्मली बस मैं क्या है ना कि यहाँ पे एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूँ। सो दिस इज वॉट, दिस इज नथिंग बट आई ए प्लस आई ए एन एक्स ए आर इस टाइप से। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा फिर, दिस विल बी नथिंग बट ई एफ इसके बराबर बन जाएगा ये। ठीक है, दिस विल बी ई एफ एंड दिस विल बी, ठीक है, दिस इज ई एफ एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट जे टाइम्स ऑफ आई ए सॉरी आई ए एक्स ए आर। ठीक है, इस टाइप से। तो अभी इसमें एंगल्स वगैरह दिखा दीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं ना पहले पूरा का पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ई एफ का वैल्यू अगर पूछा नहीं है मतलब, तो फिर उसको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ई एफ बता दिया, ये बता दिया। ठीक है, तो मैं उसके, ठीक है, फ्लक्सेस के भी वैल्यूज पता कर लेता हूँ, फ्लक्सेस के स्टेप से दिखा जा सकते हैं। तो ये आ जाएंगे आपके पास फाई एफ, ये आ जाएगा आपके पास एफ एफ, ये आ जाएगा आपके पास क्या आई एफ, इस टाइप से। वी टी कैसा आपके पास हॉरिजॉन्टल है और ई आर भी कैसा है उसी के बराबर है। तो मतलब क्या हॉरिजॉन्टल है तो उसका जो 90 डिग्री वाला कंपोनेंट आ जाएगा, उसका जो फ्लक्स आ जाएगा क्या आ जाएगा, वर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा उसको दिखा दूँ। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी फाई आर, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट एफ आर, इस टाइप से आ जाएगा बट आपके पास, बिल्कुल सही है। अब इनके एंगल्स क्या होंगे उनके बारे में बाद में डिस्कस कर लूँगा मैं। ठीक है, तो इसको मैं उसको प्रोजेक्ट भी कर देता हूँ चाहे तो। ठीक है, दिस इज माइनस फाइव आर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एफ आर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसकी, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ किसके करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन ई एम एफ, तो ये आ जाएगा आपके पास फाइव एफ और ये आ जाएगा आपके पास क्या आई एफ, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं करंट की बात करूँ, देखिए करंट किस टाइप से मैं ये करूँगा, इस टाइप से आ जाएगा मेरे पास करंट, क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट आई ए, इसके करस्पॉन्डिंग जो आ जाएगा दिस इज व्हाट फाइव ए, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा दिस इज व्हाट एफ ए। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आपके पास दिस इज फाइव ए, दिस इज व्हाट एफ ए। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। आप दिखा दीजिएगा, जितना अच्छा ड्रॉ करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आ जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इस टाइप से।
ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास वी टी, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ई आर, इस टाइप से। ठीक है, जैसे मैंने इसको बनाया सिमिलरली मैं ई एफ को भी क्या करता हूँ, देखिए ई एफ को मैं ई एफ इस टाइप से बना दोगे। ठीक है, तो सारे के सारे पैरामीटर्स तो मेरे हिसाब से अपन तो ड्रॉ कर ही दिए हैं। तो अब यहाँ से अपन देख लेते हैं उसका एनालिसिस। मैंने डायग्राम भी इतना अच्छा निकाला है तो मेरे हिसाब से आपको तो पूरी कंसेप्ट मतलब पूरी चीज़ें तो यहाँ पे आराम से दिख रही होगी। देखिए बेटा, इन दोनों के बीच में जो एंगल है आपके पास आई ए और वी टी, इन दोनों के बीच में एंगल कैसा है, फाई। कैसा एंगल है, फाई। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है डेट इज नथिंग बट व्हाट, साई। कौन सा एंगल है, साई एंगल है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वी टी और ई आर, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, डेल। कौन सा एंगल है, डेल एंगल है। ठीक है, डेल एंगल यहाँ पे नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर बताऊँ तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है डेट इज नथिंग बट व्हाट, डेल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर एंगल बताऊँ तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस एंगल परफेक्ट एंगल फाई है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बता रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा डेट इज नथिंग बट व्हाट, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। ये क्या बनेगा, साई बनेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके पास अभी यहाँ पे आ गई है। तो उसके बाद कहीं पे और कुछ दिखाना बाकी रह गया है, बिल्कुल नहीं। तो अपन अभी क्वेश्चन में दिया क्या उसके करस्पॉन्डिंग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ना आई ए आर ए और प्लस व्हाट जे टाइम्स ऑफ आई ए एक्सएल कैंसिल हो गया, क्योंकि उसने बोला ही नहीं है कि उसको कंसिडर करना है। मेरे हिसाब से अगर दिया होता तो वो उस टाइम पे बहुत अच्छा बात बन सकता था, क्योंकि उस टाइम पे मतलब क्वेश्चन का जितना कॉम्प्लेक्सिटी बड़ा होता है ना उतना कंसेप्ट क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अपन उसको जब खुद बनाएंगे तो बहुत मजा आता है। बात करते क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, क्या पूछ रहे हो। देखिए उसने पूछा क्या, एंगल बिटवीन एयर गैप एक्साइटेशन एमएमएफ। एयर गैप एक्साइटेशन एमएमएफ मतलब क्या, एफ एफ, या क्या एयर गैप एक्साइटेशन एमएमएफ मतलब क्या, एफ एफ एंड आर्मेचर एमएमएफ मतलब क्या, एफ आई एफ ए। एफ एफ एंड एफ ए इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है वो। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। पूछा क्या उसने, सबसे पहले उसने पूछा है एंगल बिटवीन एफ एफ एंड एफ ए। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो एफ एफ कहाँ पे दिख रहा है आपको, एफ एफ जो दिखाई दे रहा है आपको पास, ये एफ एफ। और क्या पूछ रहा है, एफ ए मतलब क्या, एफ ए मतलब ये इस टाइप से। ठीक है, अब सिंपल मुझे एक बात बोलो, देखिए ये एफ एफ और ए ई एफ, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये और ए, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। अरे हाँ या ना बोलो यार, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों के बीच का चाहता हूँ तो कितना मिलेगा, 90 माइनस, देखिए 90 में से ये जो पूरा 90 है इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ फाई को, साई को, ठीक है, इतना माइनस कर दूँ मैं तो मुझे इतना मिल जाएगा। मतलब क्या, मुझे 90 माइनस साई मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, 90 माइनस साई मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, और कौन लीड कर रहा है, देखिए आप देख सकते हो कि कौन लीड कर रहा है, जो एफ एफ है, एफ एफ लीड कर रहा है किसको, किसको, एफ ए को। इसका मतलब क्या, मैं क्या बोल सकता हूँ, पहले मुझे एंगल पता चल गया, एंगल कितना है, 90 माइनस 90 माइनस कितना एंगल है, 90 माइनस साई एक्चुअली। ठीक है, 90 माइनस साई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहे तो उसको 90 माइनस साई, इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, तो मैं देख मेरे स्टेटमेंट क्या आ रही है, एफ एफ लीड्स एफ ए बाय 90 माइनस साई। समझ में आ रही बेटा बात। या अगर आप उसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखना चाहते थे तो देखिए रिवर्स डायरेक्शन में कैसे लिखा जा सकता था उसको, ये आई ए मतलब एफ एफ यहाँ पे आपके पास आ गया, एफ एफ सॉरी, ठीक है, एफ ए आ गया, और ई एफ के करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, फाइव एफ आ गया, क्या आ गया, फाइव एफ आ गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में देखिए अल्टीमेटली यहाँ पे भी मतलब इन दोनों के बीच में जो दिखाई दे रहा है कितना 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 में से अगर मैं इतना माइनस कर लूँ तो मुझे इतना मिल जाएगा। और ये कितना है, ये कितना हो सकता है बेटा, 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है, सॉरी ये 90 नहीं है, ये साई है, और ये टोटल 90 है। 90 में से अगर मैं इतना माइनस करूँ तो मुझे इतना मिलेगा। उसमें भी क्या पता चल रहा है, फाइव एफ से कौन लैग कर रहा है, फाइव ए लैग कर रहा है। इसका मतलब क्या, फाइव ए लीड्स फाइव ए, सॉरी एफ एफ लीड एफ ए बाय 90 माइनस फाइव, या ऐसा भी लिख सकते हो आप उसको, क्या आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि फाइव
एफ लीड्स फाई ए बाय 90 माइनस फाई। मतलब कल जाके अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसका मतलब भी वही होने वाला है जो इसका मतलब बन रहा है। ठीक है, या आप उसको कैसा लिख सकते कि कैसा लिख सकते हो, एफ ए लैग्स एफ एफ बाय 90 माइनस साई, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। ये लीड कर रहा है मतलब ऑब्वियस है कि सामने वाला जो दूसरा होगा जिससे लीड कर रहा है वो क्या करेगा, लैग करेगा सामने वाले से। ठीक है, तो सामने वाला आपके पास एफ एफ है और एफ ए क्या कर रहा है, उसको लैग कर रहा है। ठीक है, दोनों तरीके से अगर आप उसको देखो तो दोनों का मतलब सेम ही निकलेगा। जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आपके पास 90 माइनस फाइव आ रहा है भाई, देख रहा है, देख रहे हो कि एंगल बिटवीन एयर गैप एक्साइटेशन एमएमएफ एंड एयर गैप एमएमएफ दोनों के बीच का, दोनों एमएमएफ के बारे में उसने पूछा था, एयर गैप एक्साइटेशन एमएमएफ एंड आर्मेचर एमएमएफ। आर्मेचर एमएमएफ है ना, बिल्कुल सही है, करेक्ट। उसने देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन उसने बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एमएमएफ, मतलब क्या एफ आर एमएमएफ एफ आर एंड एफ ए, इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, एफ आर एंड एफ ए। ठीक है, तो अपन को उसके बीच का एंगल देखना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एफ आर एंड एफ ए, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा। ठीक है, तो देख सकते हो कि भाई आपके पास यहाँ पर डायग्राम है, देखिए आप देख सकते हो कि दिस इज व्हाट एफ आर है और एफ ए कहाँ पे आपके पास ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, एफ आर और एफ ए, इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब आपको अल्टीमेटली देखा जाए तो इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है। बेटा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है फाई है और इन दोनों के बीच का 90 है, ये एफ आर और ई आर दोनों के बीच का 90। मुझे किसका चाहिए, इन दोनों के बीच का, तो मुझे इन दोनों के बीच का पता है, इन दोनों के बीच का कितना है फाई, तो 90 माइनस फाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, बिल्कुल सही है, इन दोनों के बीच का एंगल मिल जाएगा। और कौन लीड कर रहा है, फाई आर इज लीडिंग टू व्हाट आई आर, मतलब आई आर नहीं, फाई आर इज लीडिंग टू फाई ए या एफ आर इज लीडिंग टू व्हाट एफ ए, बिल्कुल सही है। तो लिख दीजिएगा क्या, मैं लिख सकता हूं कि फाई आर लीड्स फाई ए बाय 90 माइनस फाई, बाय व्हाट 90 माइनस फाई, या क्या लिख सकते हो, एफ है लैग्स, ये फाई आर थोड़ी ना, एफ आर लिखो ना, उसने एमएमएफ के लिए पूछा है ना, एमएमएफ के लिए एयर गैप एक्साइटेशन एमएमएफ, सॉरी रिजल्टेंट एमएमएफ एंड आर्मेचर एमएमएफ। ठीक है, तो एमएमएफ की बात चल रही है, एमएमएफ के बारे में पूछते हैं, एफ ए लैग्स एफ आर बाय 90 माइनस फाई। बेटा बात समझ में आ गई, कल जाके अगर एफ आई के जगह पे अगर फाई ए भी दे दे तो भी दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, सिमिलर एफ आर की जगह पे अगर फाई आर दे दे, एयर गैप एक्साइटेशन नहीं हाँ रिजल्टेंट फ्लक्स अगर बोल दे, इसको तुम बोलोगे रिजल्टेंट, आर से रिजल्टेंट याद कर लो और ए से क्या याद कर लो, आर्मेचर एमएमएफ याद कर लो। ठीक है, इस टाइप से तो दोनों आपको जम गए, दोनों बन गए आपसे। ठीक है, आगे उसने क्या पूछा है, आगे उसने पूछा है एंगल बिटवीन एक्साइटेशन एमएमएफ, सॉरी ईएमएफ एमएमएफ दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक्साइटेशन एमएमएफ सॉरी ईएमएफ एंड रिजल्टेंट एमएमएफ, मतलब क्या, ईएफ एंड एफ आर, एंगल बिटवीन ईएफ एंड एफ आर, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चाहे तो आपको समझ में आ जाएगा, एंगल बिटवीन ई एफ एंड एफ आर, बहुत ही आसान है। फिर ई एफ कहाँ पे आपके पास ये है और एफ आर कहाँ पे आपके पास ये है, आपको इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो कैसे पता करोगे भाई इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का कितना दिया 90, तो इन दोनों के बीच का कितना आ जाएगा 90 माइनस डेल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 माइनस डेल आ जाएगा। पूछा क्या है उसने पूछा है कि ई एफ एंड एफ आर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अगर देखा जाए तो देखिए इतना आ रहा है, कितना होगा, दिस विल बी नथिंग बट 90 माइनस डेल, क्या होगा 90 माइनस डेल। अगर आपको वहाँ से पता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखिए आप उसको अगर प्रोजेक्ट करके अगर इधर भी लेके आओगे तो यहाँ पे आपके पास ई एफ आएगा, ई एफ, और ये कितना आपके पास, इन दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में कितना है ई एफ और फाई एफ, इन दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री है। और अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों के बीच में कितना है डेल है, तो मतलब उसमें देखना एक और वैसे तो दोनों तो सेम ही आ जाएंगे, क्योंकि आपको डायरेक्टली देखिए ये भी कितना 90 है, ये 90 है, तो 90 में से अगर मैं डेल माइनस करूँ तो ये यहाँ से भी वही आया, यहाँ से भी 90 माइनस डेल ही आ रहा है, और यहाँ से भी अगर देखो तो 90 माइनस डेल ही आ रहा है। और यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है कि फाई आर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किसको, ई एफ को, और यहाँ से भी पता चल रहा है कि फाई आर इज या फाई आर एफ आर इट इज लीडिंग टुवर्ड ई एफ। ठीक है, दोनों में तो सेम ही आ रहा है। इसका मतलब क्या, आप यहाँ पे लिख सकते हो अभी उसको आराम से, क्या यहाँ पे एक बात पता चल रही है आपको कि एफ आर लीड्स ई एफ बाय कितने एंगल से लीड कर रहा है वो, 90 माइनस डेल से, कितने से, लीड्स बाय 90 माइनस डेल, इतने एंगल से। या क्या लिख सकते हो, ई एफ
लैग्स एफ आर बाय 90 माइनस डी बाय व्हाट 90 माइनस डी। बेटा बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन जो था, मैं ठीक है चाहे तो उसको लिख भी देता हूँ। फर्स्ट पार्ट था ये सेकेंड पार्ट था, और ये क्या था आपके पास थर्ड पार्ट, और ये आपके पास अभी रहेगा फोर्थ पार्ट। क्या रहेगा? फोर्थ पार्ट। इसके बारे में देखते हैं उसने क्या बोला है आपको। ठीक है, जो फोर्थ पार्ट है उसके बारे में उसने बोला है एंगल बिटवीन एयर गैप ईएमएफ एंड एयर गैप एक्साइटेशन ईएमएफ। एयर गैप ईएमएफ मतलब क्या? ई आर एंड ई एफ इन दोनों के बीच के एंगल के बारे में पूछ रहा है। ई आर एंड व्हाट? ई एफ, इन दोनों के बीच के एंगल के बारे में। सो ई आर एंड ई एफ। तो देख लेते भाई यहाँ पे क्या है। ई आर किधर है आपके पास? ई आर मतलब ये है, और ई एफ मतलब क्या? ये है। इन दोनों के बीच में तो डायरेक्टली देख के पता चल रहा है कितना एंगल आने वाला है। डेल डिग्री आ रहा है। ई एफ लिखा है, एम एम एफ लिखा है कहीं पे। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसा पता चल रहा है। तो डेल आ रहा है भाई। तो एंगल बिटवीन ई आर एंड ई एफ इज नथिंग बट व्हाट? ठीक है, तो भाई ई आर और ई एफ इन दोनों के बीच का, ई आर और ई एफ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? डेल। तो कौन लीड कर रहा है? ई एफ लीड्स ई आर बाय डेल डिग्री, या व्हाट? ई आर लैग्स ई एफ बाय डेल डिग्री। ठीक है, डेल ही लिखता हूँ मैं, कंसिडर कीजिएगा कि उसको डिग्री में दिया है। ठीक है, इस टाइप से। सपोज अगर उसने ऐसा पूछा होता कि एंगल बिटवीन एयर गैप एक्साइटेशन ईएमएफ, एयर गैप एक्साइट नहीं एयर गैप ईएमएफ, ओनली एयर गैप ईएमएफ एंड एयर गैप एक्साइटेशन ईएमएफ की जगह पे एमएमएफ बोल रहा है। मतलब क्या? ई आर एंड एफ आर, ई आर एंड एफ एफ। एयर गैप क्या है? एयर गैप एक्साइटेशन ईएमएफ ही लिखा था ना, एयर गैप एक्साइटेशन एमएमएफ कर लीजिएगा। फिफ्थ पार्ट उसमें ऐसा कर लीजिएगा, एयर गैप एक्साइटेशन एमएमएफ। तो इसमें देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ई आर और व्हाट? फाई एफ, इन दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो अब देखिए, अब तो आपके पास क्या पता है आपको? आपको इन दोनों के बीच का एंगल पता है कितना? इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और इन दोनों के बीच का कितना है? डेल डिग्री है। तो क्या बन जाएगा? 90 प्लस डेल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? 90 प्लस डेल बन जाएगा। समझ में आ रही बेटा बात मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसने ऐसा पूछा होता कि आपके पास जो ये है एयर गैप ई एम एफ एंड एयर गैप एक्साइटेशन एम एम एफ, एयर गैप एक्साइटेशन एम एम एफ मतलब फाई एफ। ठीक है, फाई एफ नहीं सॉरी ई एफ, हाँ एफ एफ। एयर गैप एक्साइटेशन एमएमएफ मतलब एफ एफ एंड एयर गैप ईएमएफ मतलब क्या? ई आर। ईएमएफ और एमएमएफ दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप ट्राई कीजिएगा उसको कंफ्यूजन को दूर करने का। ठीक है, तो उसने ई आर और एफ एफ इन दोनों के बीच में पूछा तो ई आर क्या आपके पास यहाँ पे और एफ एफ तो आपके पास यहाँ पे है। मुझे सिंपल पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है और इन दोनों के बीच का डेल है, तो कितना बन जाएगा? 90 प्लस डेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? 90 प्लस डेल बन जाएगा। तो आप उसको आराम से लिखेगा। क्या कौन लीड कर रहा है? एफ एफ लीड कर रहा है। सो एफ एफ मतलब क्या? एयर गैप एक्साइटेशन एमएमएफ लीड्स एयर गैप ईएमएफ बाय 90 प्लस डेल, बाय व्हाट? 90 प्लस डेल, या ई आर लैग्स एफ एफ बाय 90 प्लस डेल। तो ये रहा भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का एनालिसिस। उसमें डिफरेंट पार्ट्स और पूछ सकता है। मुझे अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में बस आपको इतना दिखाना था कि आपका फेजर डायग्राम का जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? फेजर डायग्राम का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब आपके लिए छोटा सा मैं एक्सरसाइज ये देता हूँ कि आप घर जाके बस क्या कीजिएगा, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, सेम क्वेश्चन सेम सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस क्या कीजिएगा, इस लीडिंग की जगह पे आप क्या कीजिएगा? लैगिंग कर लीजिएगा। क्या कर रहा हूँ मैं? लीडिंग की जगह पे क्या करिएगा? लैगिंग कीजिएगा। लैगिंग कीजिएगा, और लैगिंग करने के बाद जो यहाँ पे मैंने पूछा है, जितने पैरामीटर्स मैंने पूछे, क्या पहला क्या था? एंगल बिटवीन एयर गैप एक्साइटेशन एमएमएफ एंड आर्मेचर एमएमएफ। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एमएमएफ एंड आर्मेचर एमएमएफ। तीसरा क्वेश्चन एंगल बिटवीन एक्साइटेशन ईएमएफ एंड रिजल्टेंट एमएमएफ। एंगल बिटवीन एयर गैप ईएमएफ एंड एयर गैप एक्साइटेशन ईएमएफ। ये और पांचवा क्या कर लीजिएगा? पांचवा जो क्वेश्चन बनेगा आपके पास, सेम क्वेश्चन कॉपी कीजिएगा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है। बस ईएमएफ की जगह पे क्या कीजिएगा? एमएमएफ कर लीजिएगा। ईएमएफ की जगह पे क्या कीजिएगा? एमएमएफ कर लीजिएगा। सेम जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसको एज इट इज कॉपी कीजिएगा 5 नंबर के लिए, 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा 5th क्वेश्चन के लिए, और ईएमएफ की जगह पे क्या लिखिएगा? एमएमएफ लिखिएगा। ये 5 की 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मुझे बताने हैं
जो कमेंट सेक्शन है उसमें, और मुझे पता चलने दीजिएगा कि आपको ये वाला कंसेप्ट कितना समझ में है जो मैंने इसके लिए इतना हार्डवर्क करके आपको पढ़ाया हो। क्योंकि मेरा बस मकसद यही यार कि आपको जितना अच्छे से अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन मिले वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने पर जाइए। क्योंकि इसमें तो मैं हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए, मैं फेजर डायग्राम इतना अच्छा ड्रॉ करने का क्या मतलब है, इसके लिए ही इतना अच्छा ड्रॉ करना है आपकी कंसेप्ट इतना अच्छा बन जाए कि बेटा क्वेश्चन देखते आपको बोल देने चाहिए कि सर मतलब कि उसका आंसर तो ये है, ये तो इसको मतलब ये इस टाइप से आने वाला, वो इस टाइप से आने वाला, इतना आसानी से आपको उसके क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्या पूछते हैं सेकंड क्वेश्चन? देखिए भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में उसने? 10 kVA 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज स्टार कनेक्टेड, क्या बोल दिया, स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर सप्लाइज द रेटेड लोड एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। क्या 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग? 10 kVA क्या है उसका रेटेड पावर दिया। इफ द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.6 ओम, आर ए का वैल्यू दिया है, एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज 9 ओम पर फेज। सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोला है उसने, लीकेज रिएक्टेंस है, आर्मेचर रिएक्टेंस नहीं बोला, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस नहीं बोला है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोला है। डिटरमाइन द लोड एंगल टेल, डिटरमाइन व्हाट, लोड एंगल टेल के बारे में पूछ रहा है। बेटा कैसे करोगे इसको? सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको अच्छे से लिख लीजिए। सो गिवन क्या आपके पास, कौन सा अल्टरनेटर दिया है? स्टार कनेक्टेड। सो दिस इज द स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर। ठीक है, स्टार पता चल गया मतलब वीफेज वीएल वगैरह सब पता हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे उसने बोला क्या है? उसने बोला है बेटा कि जो आपके पास पावर है उसकी जो रेटिंग है दिस इज इक्वल टू व्हाट, 10 kV है। लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना दिया उसकी, उसने कितना दिया 440 वोल्ट। इसका अगर आप फेज वोल्टेज निकालोगे तो फेज वोल्टेज विल बी इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय √3, दिस विल बी इक्वल टू 254.03 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली 254 पे उसको अप्रॉक्सीमेट करके बता। ठीक है, 254.03 ऐसा कुछ आएगा। एफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 50 हर्ट्ज। पावर फैक्टर कितना दिया उसने, cos phi इज इक्वल टू 0.8। पावर फैक्टर कितना दिया है, 0.8 लैगिंग। तो साइन फाई जो आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस विल बी 0.6। आर्मेचर रेजिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी 0.6 ओम। सिंक्रोनस रिएक्टेंस मतलब एक्सेस कितना दिया है उसने, 9 ओम पर फेज। कितना दिया, 9 ओम पर फेज। वैसे अगर देखा जाए तो सिंक्रोनस मशीन में आपको एक बात पता चलेगी कि जो रिएक्टेंस होता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो रिएक्टेंस के बहुत अलग अलग पर्पस है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा क्यों रखते हैं। हाँ, उसमें जब आप पावर सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि जो सब ट्रांजिएंट करंट वाले जो बात चलेगी उसमें बोलेगा कि इनिशियली जो जब कभी भी फॉल्ट होता है तो उसमें उसकी करंट बहुत ज़्यादा होती है, उस करंट को रिड्यूस करने के लिए अपन को एक्सेस इक्वल टू ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, बहुत अलग अलग मतलब उसके पैरामीटर से बहुत अलग अलग उसके रीजंस है, लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन अपन पढ़ रहे हो उसमें ज़्यादा उसकी जरूरत नहीं है, जब पढ़ेगी तब उसके बारे में डिस्कस करूँगा। उसने पूछा क्या, लोड एंगल डेल के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करोगे, पावर पता करोगे, यहाँ से करंट पता करेंगे। ठीक है, सो एस इज इक्वल्स टू केवीए में दिया है तो दिस विल बिकम √3 VL मल्टीप्लाई बाय IL। IL इज इक्वल्स टू एस का वैल्यू कितना दिया है 10 kVA, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3, तो ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1000। √3 मल्टीप्लाई बाय लाइन वोल्टेज कितनी है 440 वोल्ट। ठीक है, तो सो यहाँ से जो करंट आएगी आपके पास, देखिए करंट का वैल्यू कितना आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर दिया है उसका वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। सो दिस विल बी 10,000 डिवाइडेड बाय 440 मल्टीप्लाई बाय √3, इसका वैल्यू आ रहा है 13.12 एम्पियर। कितना, 13.12 एम्पियर, 13.12 एम्पियर। और सिस्टम के से आपके पास स्टार कनेक्टेड है तो IL इज इक्वल्स टू आई फेस, तो दिस विल बिकम 13.12 एम्पियर रहेगा आपके पास। तो ये आएगा आपके पास इसका वैल्यू। ठीक है, लाइन करंट का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना पड़ेगा, अगर डेल पता करना है मुझे तो देखिए IA मल्टीप्लाई बाय ZS इज इक्वल टू √ EF का स्क्वायर प्लस VT का स्क्वायर माइनस ट्वाइस EF VT इंटू कॉस ऑफ डेल। उस एंगल से मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे EF का वैल्यू पता होना जरूरी है। सो देखिए मैं क्या करूँगा, EF के लिए उसका फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। EF के लिए और अल्टरनेटर के लिए मैंने जो उसको फॉर्मूला डिराइव करके दिया था, मैंने क्या बोला था, क्या बताया था मैंने आपको, याद आ रहा है? मैं फेजर डायग्राम इतना अच्छे क्यों पढ़ाया था, इसके लिए पढ़ाया था क्योंकि यहाँ पे उसके सब कुछ उसके एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। देखिए दिस इज इक्वल टू VT cos phi प्लस IARA इसका स्क्वायर प्लस VT sin phi प्लस VT sin phi प्लस
आई ए मल्टीप्लाई बाई एक्स एस इसका स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, वी टी का वैल्यू कितना है 254.03. आप एक बार उसको सॉल्व कर लीजिएगा. मेरे पास मतलब जो मुझे याद है उसके अकॉर्डिंग में उसका 254.03 लिखा है. हाँ 415 या 413 का, आई थिंक 415 का 20 का या 430 का जो आता है 239 पॉइंट समथिंग आता है, 400 का 230.94 ऐसा कुछ आता है. और cos फाई का वैल्यू कितना 0.8 प्लस आर्मेचर करंट है आपके पास 13.12 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 254.03 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस आर्मेचर करंट 13.12 मल्टीप्लाई बाय एक्सेस का वैल्यू कितना दिया, सिंक्रोनस रिएक्टेंस 9 ओम पर फेज दिया. ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके पास जो ईएफ का जो एक्साइटेशन वोल्टेज जो है आपके पास उसका जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू कितना आने वाला है. ईएफ का वैल्यू देखिए कितना आने वाला है आपके पास. वीटी का वैल्यू कितना पहले देखिए 440 डिवाइडेड बाय √3 254.03 करेक्ट आंसर है भैया. ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 13.12 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना 0.6. ठीक है, इस 0.6 इसका स्क्वायर प्लस 254.03 मल्टीप्लाई बाय साइन फाई का वैल्यू कितना 0.6 प्लस कैलकुलेटर ड्रॉ ये कर रहा हूँ नहीं तो आप सोचोगे कि क्या कर रहे हो. हाँ 0.6 प्लस 13.12 मल्टीप्लाई बाय एक्सेस का वैल्यू कितना है 9 और इसका क्या स्क्वायर 343.12 कितना 343.12 यार आपके पास किसका ईएफ का वैल्यू. सो दिस इज 343.12 वोल्ट. ठीक है, ये क्या आपके पास पर फेज वोल्टेज है. कौन सी वोल्टेज है, दिस इज अ पर फेज वोल्टेज ऑफ ईएफ. ठीक है, अब मुझे ईएफ का वैल्यू पता चल गया बेटा. अब मुझे जेडएस पता करना पड़ेगा क्योंकि जेडएस आगे लगेगा. सो दिस इज आर ए प्लस व्हाट जे टाइम्स ऑफ एक्स एस. तो आर ए का वैल्यू है 1.6 ओम, दिस इज प्लस 9 ओम. इसका अगर मैं वैल्यू देखो तो कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज 9.0199. दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट जेडएस. ठीक है, अगर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखिए मेरे पास अभी क्या आ गया, मेरे पास आई ए जेड एस इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की जा सकती है आराम से. दिस इज व्हाट ई एफ स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर माइनस 2 ई एफ वी टी इंटू कॉस ऑफ डेल. ठीक है, तो आई ए का वैल्यू कितना है 13.12 मल्टीप्लाई बाय जेड एस का वैल्यू कितना है 9.0199. दिस इज इक्वल्स टू 250, इसका 343.12 इसका स्क्वायर प्लस 254.03 इसका स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 254.03 मल्टीप्लाई बाय 343 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ डेल. यहाँ से देखिए उसकी जो वैल्यू है जिसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने के बाद उसका वैल्यू कितना आने वाला है. तो इसका जो वैल्यू आएगा आई का वैल्यू कितना है आपके पास, आई ए का जो वैल्यू है मेरे पास वो दिया है 13.12 मल्टीप्लाई बाय जेड एस का वैल्यू कितना 9.0199. ठीक है, इसका आ जाएगा स्क्वायर, दिस स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाई बाय 343 एक्साइटेशन वोल्टेज का वैल्यू कितना है आपके पास 12, तो उसका स्क्वायर प्लस 254.03 इसका स्क्वायर माइनस दिस वैल्यू, दिस विल बी ठीक है दिस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 343.12 मल्टीप्लाई बाय 254.03. ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा दिस विल बी 0.9651. क्या बोल रहा हूँ मैं 0.9651 ये आ रहा है आपके पास कॉस डेल का वैल्यू 0.9651. कॉस डेल का वैल्यू कितना आ रहा है 0.9651. तो डेल का जो वैल्यू आएगा कॉस इनवर्स ऑफ दिस वन, दिस इज 15.16 डिग्री. कितना 15.16 डिग्री. दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल इस टाइप से. ठीक है, सपोज अगर उसने अगर आपको पूछा होता कि इंटरनल पावर फैक्टर एंगल साई का वैल्यू क्या है तो कैसे निकालते हैं. देखिए जो साई का वैल्यू पूछा होता तो देखिए आपके पास ये आता है वीटी
ठीक है, दिस वुड हैव बीन आर्मेचर करंट आई ए। यहाँ पे आता है आपके पास क्या, ई एफ, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है आपके पास ये आता डेल, इन दोनों के बीच में जो आता ये आता फाई, और इन दोनों के बीच में जो भी कुछ आता डेट वुड हैव बीन व्हाट, साई, इस टाइप से आता। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे आता है आपके पास, फिर अगर साई पूछा होता इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, तो दिस वुड हैव बीन व्हाट, डेल प्लस फाई। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, डेल का वैल्यू 15.16 डिग्री प्लस व्हाट, हाँ फाई कितना है 36.86 डिग्री, 86 ना 36.86 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 15.16 प्लस 36.86, दिस वुड हैव बीन 52.02 डिग्री, 52.02 डिग्री, दिस वुड हैव बीन द वैल्यू ऑफ व्हाट, साई। साई का वैल्यू कितना होने वाला है 52.02 डिग्री, ये होने वाला है 52.02 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, साई। इसके बारे में ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में आप बना लीजिएगा। अब आपका काम क्या रहेगा पता है, सेम क्वेश्चन को आपको किसके लिए बनाना है पता है, लीडिंग की जगह पे लैगिंग कर, लैगिंग की जगह पे क्या कर दीजिएगा, लीडिंग कर दीजिएगा, लीडिंग कर दीजिएगा, लीडिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चेंज क्या करोगे, बस यहाँ पे कर दोगे और देखना कि ई एफ का जो वैल्यू आएगा डेफिनेटली ई एफ विल बी व्हाट लेस देन वी टी, इस टाइप से कुछ आएगा। ठीक है, इस टाइप से आएगा। फिर बाकी तो मतलब ये तो आपके पास पता ही है, ये सेम अप्लाई कीजिएगा, ये भी सेम अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे एंगल फाई, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये आएगा वी टी, ये आ जाएगा आर्मेचर करंट आई ए, तो इन दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा फाई। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या ई एफ, तो ये आ जाएगा डेल, ये आ जाएगा क्या साई। तो आपके पास फाई का वैल्यू इतना बड़ा होगा कि इट विल कॉम्प्रेस बोथ द एंगल, फाइव विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डेल प्लस साई, इस टाइप से आने वाला है। तो आप उसको भी सॉल्व कीजिएगा और मुझे आंसर में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका आंसर क्या रहा। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन देखने का आप अप्रोच बना लीजिएगा, बहुत डेफिनेटली उसका फायदा होने वाला है आपको। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए भाई, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला क्वेश्चन में, अ 3 फेज 17.32 kVA 400 volt star connected alternator is delivering the rated load at 400 volt। rated load कहाँ पे डिलीवर कर रहा है, 400 volt पे, and at 0.8 lagging power factor। its synchronous impedance is 0.2 plus j2 ohm per phase। कैलकुलेट द लोड एंगल एट विच इट इज ऑपरेटिंग, मतलब क्या डेल का वैल्यू पूछ रहा है। विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्साइटेशन हेल्ड कांस्टेंट, बोला क्या उसने, एक्साइटेशन को क्या किया उसने, कांस्टेंट किया अभी। विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्साइटेशन होल्ड कांस्टेंट, आगे पूछ रहा है द नेचर ऑफ द रेटेड लोड, सेम लोड, इसके पहले जो था सेम लोड, रेटेड लोड, द नेचर ऑफ द रेटेड लोड पावर फैक्टर इज अल्टर्ड, अभी बदल गया पावर फैक्टर का, क्या हो गया, to 0.8 leading, determine the new terminal voltage and the load angle del। पूछा क्या उसने, बहुत ही अच्छे से समझ लेना एक बार, चाहे तो जितने धीरे धीरे मैंने पढ़ा है आप खुद उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। अब मैं जा रहा क्वेश्चन के डेटा उसके उसमें, गिवन क्या है, क्या बोला उसने 17.13 के पहले कॉन्फ़िगरेशन कौन सा दिया है, स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि उसने क्या क्या बोला है। उसने बताया कि उसका रेटिंग कितना है, रेटिंग दिया है 17.13 kVA रेटेड। रेटेड कितना दिया है 400 वोल्ट, 400 वोल्ट दिया, 440 वोल्ट दिया, करेक्ट 400 वोल्ट दिया। Alternator is delivering the rated load at 400 volt and its power factor is 0.8 lagging, मतलब phi is equals to 36.86 degree lag। Synchronous impedance ZS is equals to 0.2 plus what, J2 ohm। ठीक है, ऐसा उसने दिया है। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, करंट। करंट क्या होगा, S is equals to √3 टाइम्स ऑफ 3 फेज दिया है ना, तो दिस इज √3 VLIL। देख लेना कि रेटेड KVA दिया है, KW दिया है, KVA दिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 17.32 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय VL का वैल्यू कितना 400 हो, सो दिस इज 400 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट IL। IL विल बी इक्वल्स टू आर्मेचर करंट IL 17.32 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या,
17.32 को 1.732 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 400 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 10,000 डिवाइडेड बाय 400, ये कैंसिल तो आ जाएगा कितना 25 एम्पियर। IL कितना आ गया 25। और आपके पास सिस्टम कैसे स्टार कनेक्टेड है तो IL इज इक्वल्स टू व्हाट आई फेज। सो IL इज इक्वल्स टू आई फेज इज इक्वल्स टू व्हाट आर्मेचर करंट, दोनों लाइन फेज बोथ आर व्हाट 25। दोनों करंट कैसे हो जाएंगे आपके पास 25 एम्पियर हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से। अब आपने उसने दे दिया सब कुछ, तो अब मैं टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। VT पर फेज क्या आ जाएगा, VT पर फेज इज इक्वल्स टू 400 अपॉन √3, दिस इज इक्वल्स टू 230.94 वोल्ट। ये कॉमन है, पता रहना चाहिए। 400 डिवाइडेड बाय √3 230.94, 430 जो आएगा 239.4 और 440 जो आएगा 254.03, ये पता रहना चाहिए। 11 kV 66 kV 132 kV क्योंकि कॉमन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब मैं जाऊँगा EMF कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए, EMF कैलकुलेशन। सो EF इज इक्वल्स टू VT cos phi प्लस IARA प्लस व्हाट IARA इसका स्क्वायर प्लस VT साइन phi प्लस माइनस लैगिंग दिया लीडिंग दिया, लैगिंग दिया बिल्कुल सही। तो दिस विल बी IA एक्सेस इसका स्क्वायर। सो दिस विल बी VT का वैल्यू कितना है 230.94 मल्टीप्लाई बाय cos phi कितना है 0.8 प्लस आर्मेचर करंट 25 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 0.2 प्लस दिस इज 230.94 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका स्क्वायर। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा क्या, EF का वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, EF का वैल्यू। तो EF का वैल्यू देख लेते हैं भाई क्या आने वाला है। ठीक है, this multiply by 0.8 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इसका स्क्वायर प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका स्क्वायर। EF का वैल्यू आ गया 267.511। क्या आ गया 267.511। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट EF। किसका वैल्यू आ गया, EF का वैल्यू। ठीक है, अब उसने बोला क्या है कि कैलकुलेट द लोड एंगल एट विच इट इज ऑपरेटिंग, मतलब डेल का वैल्यू फाइंड करना है। तो डेल का वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए आपको क्या पता चाहिए, ZS पता होना चाहिए। सो ZS इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाट Z 0.2 प्लस वाट J2 इस टाइप से। तो इसका अगर मैं एंगल देखो और उसका मैग्नीट्यूड देखो तो देखिए कितना आने वाला है 0.2 एट एन एंगल ऑफ 2, यह आ जाएगा 2.009 एट एन एंगल 84.28। दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ ZS एंड एंगल ऑफ Z इस टाइप से। तो देखिए आपके पास क्या है, अभी डेल पता करना है। सो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, IA मल्टीप्लाई बाय ZS, दिस इज इक्वल्स टू EF का स्क्वायर प्लस VT का स्क्वायर। क्या, EF का स्क्वायर प्लस VT का स्क्वायर माइनस 2 EF मल्टीप्लाई बाय VT मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ डेल इस टाइप से। तो IA का वैल्यू पता है आपको क्या, 25 मल्टीप्लाई बाय ZS का वैल्यू कितना है 2.009। दिस इज इक्वल्स टू 2.009 है ना, बिल्कुल सही है। दिस इज इक्वल्स टू VT का वैल्यू, EF का वैल्यू कितना है 267.51 इसका स्क्वायर प्लस VT का वैल्यू 230.94 इसका स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 230.94 मल्टीप्लाई बाय 267.51 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ डेल। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कॉस डेल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए किस टाइप से सॉल्व करना है आपको। 267.51 इसका स्क्वायर प्लस 230.94 इसका स्क्वायर माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 2.009 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इस टाइप से। इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 267.51 मल्टीप्लाई बाय
230.94, इसका अंडर रूट नहीं आएगा, दिस डिवाइडेड बाय 267.51 मल्टीप्लाई बाय 230.94, ये आ जाएगा 0.9904, 0.9904। आप खुद एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा उसको, हो सकता है मेरा कहीं पे अगर इनकेस ऐसा हो गया तो। दिस और कॉस का एंगल दिया उसने 7.94 डिग्री, 7.94 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास क्या लोड एंगल डेल। सपोज अगर यही वाला अगर मैं आपको पूछूँ और उसने अगर पूछा होता मुझे क्वेश्चन में, तो इसका आंसर करेक्ट मुझे जो दिया है 7.94 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 7.4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए उसने पूछा क्या आगे, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्साइटेशन वोल्टेज हेल्ड कांस्टेंट, द नेचर ऑफ द रेटेड लोड पावर फैक्टर इज टू बी अल्टर्ड एट 0.8 लीडिंग, डिटरमाइन द न्यू टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड एंगल, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, इसमें देखा जाए तो उसने छोटा सा डिफरेंस देके क्या बना के दे दिया है। उसने बोला क्या आपको, सेम चीज़ है, बस उसने बोला क्या अभी इस पावर फैक्टर को उसने क्या बना दिया, मतलब ये जो ऑपरेटिंग कंडीशन था उसको उसने थोड़ा चेंज कर दिया। अब उसने बोला है कि ई एफ क्या आपके पास, ई एफ कॉन्स्टेंट है, जो इसके पहले था वही ई एफ है। इसका मतलब क्या, ई एफ वन इज इक्वल्स टू ई एफ टू इज इक्वल्स टू 267.51 वोल्ट, दिस इज द वैल्यू फॉर ई एफ, ठीक है। आगे उसने बोला है कि रेटेड लोड है, ठीक है। आई रेटेड मतलब अगर रेटेड लोड है तो ऑब्वियस है कि आई का वैल्यू कितना होगा, 25 एम्पेयर है। आई का वैल्यू कितना होगा, 25 एम्पेयर। लेकिन अभी डिफरेंस क्या आ गया, उसने टर्मिनल वोल्टेज पूछ लिया। क्या पूछा है, टर्मिनल वोल्टेज। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन रहा है अभी। और उसने पावर फैक्टर क्या बोल दिया, कॉस फाइव कितना दे दिया उसने, कॉस फाइव जो दिया उसने इट इज इक्वल्स टू व्हाट 0.8, लेकिन अभी कैसा है लीडिंग नेचर का, अभी कैसा है लीडिंग नेचर का। तो इसमें तो बहुत गजब की क्वेश्चन बन रहा है अभी। देखना इससे जो जो कंसेप्ट बनेंगे पहले मैं उसके बारे में बात कर ले रहा हूँ, उसके बाद अपन उसके सॉल्यूशन की ओर जाए, मतलब डायरेक्ट आंसर वगैरह बाद में देखेंगे। पहले देखिए उसको पहले मैं इसी टर्म को सॉल्व कीजिएगा, वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। लीडिंग पे बात कर रहा है अभी, कहाँ पे, एट लीडिंग। सो एट लीडिंग पे देखिए उसका फॉर्मूला जो बनेगा ई एफ का, द फॉर्मूला ऑफ द लीडिंग इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ई एफ इज इक्वल्स टू वी टी प्लस आई ए आर ए। क्या बोल रहा है, वी टी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए इसका स्क्वायर प्लस वी टी साइन फाई, प्लस आएगा माइनस आएगा, लीडिंग की बात कर रहे हैं, अल्टरनेटर है, यहाँ पे आएगा माइनस। सो दिस इज माइनस आई ए एक्सेस। आई का वैल्यू दिया है, वी टी का पता नहीं है, ई एफ का दे दिया है, तो वी टी का वैल्यू पता करेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसको ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये आ जाएगा आपके पास ई एफ का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, वी टी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आई ए आर का स्क्वायर आई ए आर ए इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आई ए आर ए वी टी कॉस फाई प्लस वी टी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस आई ए एक्सेस इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई ए एक्स एस वी टी साइन फाई। इस टाइप से आ रहा है। अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से देखो तो देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, दिस इज ई एफ का स्क्वायर, तो देखिए वी टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस व्हाट वी टी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, दिस विल बिकम वी टी स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम व्हाट आई ए आर स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बिकम आई ए इंटू व्हाट जेड एस इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, आई ए स्क्वायर प्लस आर ए या आई ए स्क्वायर प्लस एक्स एस, कोई दिक्कत नहीं। सो आई ए आर ए इसका स्क्वायर प्लस व्हाट आई ए एक्सेस इसका स्क्वायर, ठीक है। वैसे सेम आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि आई ए जेड स्क्वायर भी लिख देते तो सेम ही आता, ठीक है। प्लस ट्वाइस ऑफ आई ए वी टी, तो यहाँ पे बन जाएगा आर कॉस फाइव प्लस व्हाट एक्स एस साइन फाइव, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन रहा है। तो ई एफ का स्क्वायर क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 267.51 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है भाई, वी टी का स्क्वायर प्लस व्हाट, अब इसमें पूरे के पूरे वैल्यूज आपको पुट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके वैल्यूज देखिए, आई आर ए का स्क्वायर मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो देखिए ये 0.2 है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कितना बन जाएगा 50, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.2
आ जाता 50, लेकिन 0.2 है तो मतलब ये क्या बन जाएगा 5, सो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना बन जाएगा 50 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो 50 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आई ए मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय आई ए इज 50, 25 एक्चुअली 25 मल्टीप्लाई बाय वी टी आर कॉस फाइव, आर का वैल्यू कितना है अभी 0.2, आई थिंक ये माइनस है ना, तो मैं यहाँ पे माइनस नहीं लिखा क्या, माइनस यहाँ पे भी माइनस आएगा ना, ये बन जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 माइनस वॉट 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो बन जाएगा कितना 50 वी टी, ये बन जाएगा 0.16 माइनस वॉट 0.12, इस टाइप से आ रहा है। तो बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय वी टी मल्टीप्लाई बाय वॉट 0.04, इस टाइप से। तो अगर मैं उसको देखूँ तो 55 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -1, नहीं -1 नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा कर दे तो -2, तो ये बन जाएगा कितना 200 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -2, तो ये कैंसिल सिर्फ क्या बन जाएगा फिर ये 2 बन जाएगा, सिर्फ क्या बन जाएगा ये 2 वी टी बनेगा, क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ वी टी, इस टाइप से बनेगा। समझ में आ रही बेटा बात, एक बार आप इस कैलकुलेशन को एक बार फिर से कर लीजिएगा, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन कहीं पे गलत है, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपके सामने मैनुअल कर रहा हूँ उसको, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर पे मैं उससे वहाँ से भी उसको सॉल्व करके देखता हूँ, हाँ ठीक है। तो आर कॉस फाइव, आर का वैल्यू कितना दिया है 0.2 मल्टीप्लाई बाय कॉस फाइव का वैल्यू 0.8 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा, एक्चुअली गलत हो रहा है शायद, आर का वैल्यू कितना यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 माइनस आ रहा है, जिस मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50 -104 आ रहा है, -52 आ रहा है थी। देखिए भाई मेरा कैलकुलेशन गलत है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आई मेड ए मिस्टेक, दिस इज 52 VT। एक बार फिर से मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ कि आर का वैल्यू कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 5.8 माइनस एक्सेस का वैल्यू कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 5 का वैल्यू 0.6, ये बन जा रहा है -26 बाय मतलब -1.04 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 25 -52 VT, करेक्ट है भाई, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा भी मॉडिफाई करता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या VT का स्क्वायर -52 VT माइनस, क्योंकि ये वाली जो टर्म है जब उधर चली जाएगी तो ये बन जाएगा 26 पे होगा, इसका स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 69036 क्या बन रहा है, क्योंकि ये टर्म जब उधर चलेगा तो प्लस हो जाएगी, जब मैं उसको इधर लेके आऊँगा तो दिस विल बिकम 69036.6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसमें, मुझे तो ये VT का वैल्यू पता करना है, डेट बी स्क्वायर माइनस 4AC माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे VT, ठीक है 1 2 दिस इज ट्वाइस A, तो ये बन जाएगा माइनस है तो देखिए बन जाएगा 52 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 52 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई A का वैल्यू मल्टीप्लाई बाई C का वैल्यू कितना है, हाँ माइनस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम प्लस 69036.6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका वैल्यू देख लेते कितना आने वाला है, दिस मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 52 का स्क्वायर, ठीक है 52 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट, एंड ये बन जाएगा आपके पास फिर 528.06 प्लस माइनस 52 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे तो देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे तो माइनस तो ले नहीं सकते, वोल्टेज को कभी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है, तो एडिशन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं उसको उसमें ऐड कर दूँ दिस प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है 290.03 वोल्ट, कितना 290.03 वोल्ट, और ऐसे आना भी चाहिए था, क्योंकि जब आप लीडिंग पावर फैक्टर की बात करते हो तो लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है EF इज लेस देन VT,
ई एफ का वैल्यू कितना दिया है 267.511 एंड वी टी का वैल्यू कितना आ रहा है 290.03। मैं एक बार फिर से उसको चेक कर लेता हूँ, मेरे पास जो आंसर दिया है उसमें उसका आंसर कितना आ रहा है, उसका आंसर उसने लाइन टू लाइन वोल्टेज में दिया है, ठीक है। तो दिस मल्टीप्लाई बाय √3 तो ये आ जाएगा 502, हाँ ठीक है, मतलब 504 उसने दिया है, तो थोड़ा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 504 के 502 उसके आसपास आ रहा है, ठीक है। उसने लाइन टू लाइन में दिया है, तो मैं उसको लाइन टू लाइन, अगर मैं ये वाला आंसर आ रहा है मेरा, तो दिस विल बिकम VL इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय 290.03। आप उसको एक बार फिर से कैलकुलेट कीजिएगा, दिस विल बिकम 502 या 504 आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। मैं 502 लिख रहा हूँ, ठीक है, चलता है थोड़ा सा, इतना कुछ बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। स्टेप्स अब मैं बात करूंगा किसके लिए, उसने जो पूछा है इसके लिए, किसके लिए, डेल के लिए पूछूंगा, क्योंकि उसने पूछा है ना कि एंड वोल्टेज एंड लोड एंगल भी पूछा है उसने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेल की वैल्यू पता कर लेते हो, अभी तो आसान हो जाएगा बहुत ही, डेल का वैल्यू पता किया जा सकता है। तो दिस इज व्हाट IA टाइम्स ऑफ ZS इज इक्वल्स टू √, यहाँ पे पर फेज वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे पर फेज वैल्यू लिखी जाएगा। दिस विल बी व्हाट EF का स्क्वायर प्लस VT का स्क्वायर, EF का स्क्वायर प्लस VT का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ EF मल्टीप्लाई बाय VT मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ डेल। तो IA का वैल्यू तो वही है 25 ही रहेगा, ठीक है। तो दिस विल बिकम 25 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे उसका वैल्यू कितना आया था जब अपन उसको सॉल्व किए थे, तो IA ZS का वैल्यू कितना आया था 25 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ उसको। सो दिस इज 25 मल्टीप्लाई बाय 2.009 इज इक्वल्स टू √, EF का स्क्वायर, EF का वैल्यू क्या है आपके पास 267.51 ना, करेक्ट, 51 प्लस 290.03 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 267.51 मल्टीप्लाई बाय 290.03 मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ डेल। तो यहाँ से अगर मैं उसका वैल्यू पूछूँ तो देखिए उसका वैल्यू क्या आने वाला है, दिस इज 267.51 इसका स्क्वायर प्लस 290.03 इसका स्क्वायर माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 2.009 इसका स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 267.51 मल्टीप्लाई बाय 290.03। यहाँ से जो कॉस डेल का वैल्यू आएगा डेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0.9870, कॉस डेल इज इक्वल्स टू 0.9807। तो जो डेल का वैल्यू आएगा डेट विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.9807। तो बेटा जो डेल का वैल्यू आने वाला है आपके पास, देखिए डेल का वैल्यू कितना आएगा, दिस और इसका कॉस इनवर्स, तो उसका आंसर आ रहा है मेरे पास 9.24, कितना 9.244। सो दिस विल बी 9.244 डिग्री इस टाइप से, ठीक है। सपोज अगर उसने इस पर्टिकुलर केस पे अगर अपन को साई का वैल्यू पूछा होता है, किसके बारे में, साई का वैल्यू, तो साई इज इक्वल्स टू, मैंने जब आपको लीडिंग पे जब समझाया था तो लीडिंग पे क्या बताया था मैंने, लीडिंग पे देखिए आर्मेचर करंट IA आती है यहाँ पे और ये EF आपके पास यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में साई रहेगा, इन दोनों के बीच में जो रहेगा दिस विल बी फाई, दिस विल बी व्हाट डेल। तो 5 प्लस डेल विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी साई प्लस डेल विल बी इक्वल्स टू 5, दिस इज 5 प्लस डेल। तो फाई का वैल्यू कितना है 36.86 डिग्री लीडिंग है दिस, एंड फाई का वैल्यू अपन को पता है नहीं, तो 5 प्लस व्हाट ये कितना आ रहा है 9.244 डिग्री, तो 36.86 माइनस 9.244 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट साई, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल है सर, ठीक है। तो ऐसा पूछेगा अपन को तो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जितना पूछा था उसने सारी की सारी चीज़ें मैं आपके लिए ड्रॉ कर दिया। कैलकुलेट द लोड एंगल एट विच इट इज ऑपरेटिंग, तो पहला जो केस था उसका आंसर क्या आया था आपके पास, उसका आंसर आया था 7.54 डिग्री, 7.94 डिग्री, बिल्कुल सही है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या था बेटा 7.94 डिग्री, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस के लिए उसने पूछा था कि विद द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्साइटेशन वोल्टेज हेल्ड कांस्टेंट, मतलब क्या जो पहले केस में जितना एक्साइटेशन वोल्टेज आ रहा था वही अगर आपके पास सेकंड केस के लिए आ रहा है, तो सेकंड केस के लिए जो एक्साइटेशन वोल्टेज होगा वो पहले केस का होगा, और उसको उसने क्या बोला है फर्स्ट और सेकंड केस में सेम है, मतलब कांस्टेंट है,
ठीक है। आगे उसने बोला कि द नेचर ऑफ द रेटेड लोड पावर फैक्टर इज अल्टर्ड। अब उसने क्या ना कि पावर फैक्टर का जो नेचर था उसको क्या कर दिया, उसने अल्टर कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या था, इसके पहले जो दिया था उसने इट वाज 0.8 लैगिंग था, अब उसने क्या किया 0.8 लीडिंग बना दिया। अब उसने अगर उसको 0.8 लीडिंग बना दिया और उसने बोला क्या रेटेड लोड बोला है, तो रेटेड लोड मतलब क्या, इसके पहले जो उसमें जो करंट आ रही थी वही करंट क्या रहेगी, अभी सेम रहेगी। और यहाँ पे कितनी करंट आ रही थी, 25 एम्पियर करंट आ रही थी पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितनी करंट रहेगी, 25 एम्पियर रहेगी। एंड इट इज अल्टर टू 0.8 लीडिंग। बस लैगिंग सब क्या हो गया, लीडिंग हो गया। तो लीडिंग हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ द लीडिंग पावर फैक्टर एंड इन केस ऑफ अल्टरनेटर द वैल्यू ऑफ EF इज लेस देन व्हाट VT। दिस इज अ केस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ अल्टरनेटर। तो ठीक है, तो उसने आगे पूछा कि डिटरमाइन द टर्मिनल वोल्टेज, न्यू टर्मिनल वोल्टेज एंड व्हाट लोड एंगल टेल। तो टर्मिनल वोल्टेज इस केस के लिए अपने जो फाइंड किया उसका वैल्यू कितना आया, 290.03 वोल्ट। आप एक बार उसको फिर से कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर से ज़्यादा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट अपन सही अप्लाई किए तो ठीक है, आंसर भी मैच कर रहे हैं। एंड लोड एंगल का वैल्यू कितना है, जो लोड एंगल अभी जो अपन फाइंड किया दिस इज 9.244 डिग्री। सो दिस वेर द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एक्चुअली आई कैन से, ठीक है।